दोस्तों, आज की मेरी कहानी है जलील। पति के देहांत के बाद सुमन बिल्कुल टूट सी गई थी। वो थके हुए कदमों से बाजार से सब्जियां लेकर आई तो उसकी देवरानी शरीका कहने लगी, अरे कितनी देर लगाती हो तुम बाजार में। देखो उधर मम्मी जी मुझसे चाय बनाने की जिद कर रही थी। जाकर उन्हें चाय बनाकर दे दो भाई। दिन भर उन्हें चाय की तलब ही लगी रहती है। इतना कहकर वह पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। इधर अपने कमरे के भीतर बैठी पूर्णिमा जी सोचने लगी कि छोटी बहू को मैंने हमेशा इतना प्यार दुलार दिया, लेकिन आज एक कप चाय बनाने के लिए कह दिया तो उसने मना कर दिया। माना कि घर के सारे काम सुमन ही संभालती है, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि मुझे जरूरत हो तो छोटी बहू एक कप चाय भी बनाकर नहीं देगी। उन्हें वक्त के साथ छोटी बहू का असली रंग भी समझ में आने लगा था। सुमन की आंखों में आंसू उमड़ आए। इस घर के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया था। अपने पति के साथ मिलकर उसने अपने देवर कमल की परवरिश की थी। उसके ससुर जी का देहांत बहुत पहले ही हो चुका था। जब वह इस घर में शादी करके आई थी तो उसका देवर मात्र 17 साल का ही था। देवर को उसने बिल्कुल अपने बच्चे की तरह प्यार दुलार दिया था। सुमन और शुभम की लव मैरिज हुई थी तो उसकी सास पूर्णिमा जी सुमन को ज्यादा पसंद नहीं करती थी, लेकिन उसका देवर कमल हमेशा भाभी के आगे पीछे ही घूमता रहता था। अपने हर काम के लिए उसे ही आवाज लगाता था। शादी के 5 साल बाद भी सुमन माँ नहीं बन पाई थी। वह देवर को ही अपने बच्चे की तरह प्यार दुलार देती थी। पढ़ाई पूरी होने के बाद शिवम को एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम मिल गया। अब वह अपने भैया से भी ज्यादा कमाई करने लगा था। उसके भैया तो एक राशन की दुकान पर हिसाब किताब देखने का काम करते थे, क्योंकि वह ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाए थे। बढ़िया कंपनी में नौकरी लगते ही अच्छे अच्छे घरों से उसके लिए रिश्ता आने लगा था। तब पूर्णिमा जी ने अपनी पसंद की लड़की शरीका से कमल की शादी करवाई। वह अपने छोटे बेटे बहू से बहुत प्यार करती थी। इस बात का फायदा उठाकर शरीका भी अपनी सारी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाकर बस दिन भर घूमने फिरने में लगी रहती थी। घर का सारा काम सुमन ही करती थी। सुमन बस पति के साथ खुश रहने की कोशिश करती थी, मगर एक दिन दुकान से वापस आते हुए एक एक्सीडेंट में शिवम की मृत्यु हो गई। बस तब से ही कमल का व्यवहार अपनी भाभी के प्रति बदलने लगा था। शिवम के गुजरने के बाद सुमन के पिताजी उसे लेकर जाना चाहते थे। तब उसने ये कहकर जाने से मना कर दिया कि मैं चली जाऊंगी तो माँ जी का ध्यान कौन रखेगा। उस समय पूर्णिमा जी सतब सी रह गई थी कि मैंने इसके साथ कितना गलत किया, फिर भी ये मेरे बारे में क्या सोच रही है। फिर 6 महीने के भीतर ही सुमन के पिताजी का भी स्वर्गवास हो गया। तब से कमल सोचने लगा कि मैं कब तक इस विधवा भाभी का बोझ उठाऊंगा। एक दिन कमल ऑफिस से घर आया तो सुमन उसके लिए चाय लाई। कमल ने गुस्से में कहा कि भैया अपने पीछे तुम्हारा बोझ छोड़कर चले गए। भाभी, अब तुम किस अधिकार से इस घर में रह रही हो? भैया तो इस दुनिया में नहीं रहे, तुम इस घर से चली जाओ। अब तुम रसोई संभालते हुए नहीं बल्कि भीख मांगते हुए ज्यादा अच्छी लगोगी। यह सुनकर सुमन तड़प उठी। जिस देवर को उसने और उसके पति ने पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा आदमी बनाया, आज वो विधवा भाभी को बेसहारा देखकर उसके सर से छत छीन रहा था। फिर सुमन ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, कमल, तुम भले ही मुझे जलील करके इस घर से निकाल रहे हो, लेकिन मेरे इतने बुरे दिन तो नहीं आए कि मुझे भीख मांगने पड़े। तुम्हारी ये इच्छा तो पूरी नहीं होगी, लेकिन तुम बड़े एहसान फरामोश निकले। मैंने और तुम्हारे भैया ने मिलकर आज तुम्हें कहां से कहां पहुंचा दिया। फिर भी आज जब मेरा बुरा वक्त आया है तो तुमने अपना असली रंग दिखा दिया। पहले तो मैं तुम्हें अच्छी लगती थी, अब मैं बुरी कैसे बन गई। कमल की पत्नी शरीका गुस्से में कहने लगी, भाभी, आपको मेरे पति से ज्यादा जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है। आप अपना सामान उठाइए और चलती बनिए यहाँ से। सुमन की आंखों में ढेर सारे आंसू झिलमिला रहे थे। वो थके हुए कदमों के साथ अपने कमरे में अपना सामान समेटने के लिए जाने लगी। तब पूर्णिमा जी उसके आगे आकर उसका हाथ पकड़ उसे रोक लिया। सुमन हैरानी
देखने लगी, वह सोचने लगी कि मम्मी जी तो मुझे वैसे ही पसंद नहीं करती हैं, या भी मुझे 4 बातें सुना देंगी। उसका मन बेचैन होने लगा और वह सोचने लगी कि यह रिश्ते कितने क्षणभंगुर होते हैं। किसी इंसान के जाते ही सबका असली रंग सामने आने लगता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन अगले ही पल पूर्णिमा जी ने ऐसी बात कह दी कि वह सतब रह गई। पूर्णिमा जी धीरे से बोली, बहू तुम कहीं नहीं जाओगी। यह सुनकर कमल और उसकी पत्नी भी हैरान रह गए। कमल कहने लगा, माँ वैसे भी तुम्हें भाभी पसंद नहीं है, तो जाने दो ना इसे यहाँ से, अब इसका यहाँ क्या काम है। पूर्णिमा जी पीछे पलटी और उन्होंने एक जोर का तमाचा अपने बेटे के गाल पर जड़ते हुए कहा, हाँ मुझे यह पसंद नहीं थी, क्योंकि मैं सोचती थी कि यह कैसी लड़की है जिसने शादी से पहले ही अपने लिए लड़का पसंद कर लिया। लेकिन तुम तो अपनी भाभी को बड़ा पसंद करते थे। तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, तब भी यह तुम्हारे लिए अच्छी नहीं बन पाई। जब तक इन लोगों से कुछ लेना था, तब तक तुम्हारी नजरों में भैया भाभी देवता के समान थे, और आज जब तुम खुद समर्थ हो गए हो, तो तुम्हारी भाभी तुम्हें बोझ दिखाई दे रही है। जिस घर में हम लोग रह रहे हैं, वह घर इन्हीं दोनों ने अपनी मेहनत के बल पर बनाया, और शायद तुम यह बात भूल गए हो कि यह घर अभी भी मेरे नाम पर है। इसीलिए इस घर में कौन रहेगा कौन नहीं, इसका फैसला मैं करूंगी। मैं भी अपनी बड़ी बहू को हमेशा गलत समझती रही। छोटी बहू मैं अपनी पसंद की लाई तो मैंने उसे भरपूर प्यार दुलार दिया, लेकिन कभी मैं उसे एक कप चाय बनाने को भी कह देती थी तो वह मुझे इनकार कर देती थी। मैंने जिसे गलत समझा वही मेरी सेवा करने के लिए इस घर में रुकी। तुम लोगों को मैंने कितना प्यार दुलार दिया, लेकिन तुम लोगों को तो मुझसे जैसे कोई मतलब ही नहीं था, और आज तुम इस बेचारी को घर से निकालने की बात कर रहे हो। यह घर तुम लोगों से पहले इसका है, और आज मैंने फैसला कर लिया है कि इस घर में सुमन रहेगी और तुम लोग इस घर को छोड़कर जाओगे। यह सुनकर कमल और उसकी पत्नी बौखला गए। उन लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था कि जो माँ हमेशा बड़ी बहू के विरोध में रहती है, वह ऐसा फैसला भी कर सकती है। उन्होंने तो सोचा था कि माँ भी अपनी बड़ी बहू को पसंद नहीं करती है, तो वह भी सुमन को घर से बाहर निकालने में साथ देगी। लेकिन यहाँ पर तो पासा ही उल्टा पड़ गया था। पूर्णिमा जी का दिल कब सुमन के लिए पिघल गया, किसी को कुछ पता ही नहीं चला था। सास की यह बातें सुनकर सुमन आंसू पोंछते हुए बोली, नहीं माँ जी, आप कमल और छोटी को इस घर से मत निकालिए। लेकिन पूर्णिमा जी ने कहा, नहीं बहू, मुझे ऐसी नालायक संतान नहीं चाहिए। ये बेटा जो भाई के जाते ही उसकी पत्नी के साथ इतना गंदा व्यवहार कर रहा है, वह मुझे भी क्या समझेगा। यह लोग तो अपनी ही दुनिया में मगन रहते हैं। अभी मेरे हाथ पैर चल रहे हैं तो इन लोगों को मेरे साथ बैठना भी गवारा नहीं है, तो यह लोग बुढ़ापे में मेरी देखभाल क्या खाक करेंगे। इसीलिए मैंने फैसला कर लिया है कि अब यह लोग इस घर में नहीं रहेंगे। कमल और सबिका ने पूर्णिमा जी को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पूर्णिमा जी ने एक ना सुनी और उन दोनों को घर से निकालकर ही चैन की सांस ली। सास का बदला हुआ रूप देखकर सुमन का मन बहुत भावुक हो गया और वह उनके गले से लगकर रो पड़ी। उसकी सास कहने लगी, बहू, पहले मैं तुम्हें गलत समझती थी, लेकिन शुभम के जाने के बाद मुझे अपना और तुम्हारा दर्द एक जैसा लगने लगा। इतनी कम उम्र में तुमने अपने पति को खो दिया। तुम मेरे लिए इस घर में रुकी रही, मैंने तुम्हें कभी सुख नहीं दिया, फिर भी तुम मेरी सेवा में दिन रात लगी रही। हो सके तो मुझे माफ कर देना। कहते कहते वह रो पड़ी। अब दोनों सास बहू एक साथ उस घर में रहने लगी थीं। सुमन ने घर का खर्चा चलाने के लिए पास के ही स्कूल में टीचर की नौकरी करनी शुरू कर दी थी। धीरे धीरे समय बीत गया। शुभम को इस दुनिया से गए हुए 5 साल हो चुके थे। पूर्णिमा जी बहू का अकेलापन देखती थी तो उन्हें अच्छा नहीं लगता था। एक दिन उन्होंने बहू को अपने पास बुलाया और कहने लगी, बहू, मैंने तो अपनी जिंदगी अकेले ही गुजार दी। इतने सालों के बाद
आज मुझे भी अपने जीवन साथी की कमी महसूस होती है। पहले तो बच्चे छोटे थे, उनकी परवरिश में समय बीत गया, लेकिन अब बुढ़ापे में लगता है कोई अपना होता जिससे दुख सुख की बातें कर पाती तो अच्छा होता। लेकिन जो दर्द मैंने झेला है वह मैं तुम्हें नहीं झेलने दूंगी। तुम दूसरी शादी कर लो बहू। इतना सुनकर सुमन की आंखों में आंसू आ गए। वह कहने लगी कि माँ, शिवम की यादों को अपने दिल से कैसे भुला दूं? पूर्णिमा जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बहू, तुम्हें शिवम की यादों को भुलाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस अपने जीवन में एक हमसफर को स्थान देना होगा ताकि दोनों जीवन के इस सफर में एक दूसरे का साथ दे सके। तुमने मुझे अपनी माँ समझा है ना, तो मैं अपनी बेटी को हर खुशी देना चाहती हूँ। मैं जब इस दुनिया से जाऊँ तो मुझे यह भरोसा होना चाहिए कि मेरे बाद भी मेरी बिटिया का ध्यान रखने वाला कोई है। यह सुनकर सुमन रो पड़ी। धीरे धीरे उसकी सास ने उसे समझाया। एक दिन सुमन कहने लगी, लेकिन माँ जी, मैं किसी और से शादी कर लूं और उसने आपका ध्यान रखने से इनकार कर दिया तो क्या होगा? पूर्णिमा जी बोली, बहू, जो लड़का इस घर में हमारे साथ आकर रहने के लिए तैयार होगा, हम उसी से रिश्ते की बात चलाएंगे। तुम चिंता क्यों करती हो? लड़का तो मैंने देख भी रखा है। यह सुनकर सुमन हैरानी से सास की ओर देखने लगी तो सास कहने लगी, तुम्हें शिवम का दोस्त मधुकर याद है ना? वो कभी कभार हमारे घर आया करता था, लेकिन शिवम के जाने के बाद वह विदेश चला गया था, इसीलिए घर नहीं आया। अभी पिछले महीने ही वह घर आया था। उसे यह सब पता चला तो बड़ा अफसोस हुआ। जब तुम स्कूल जाती हो तो कभी कभार वह घर आता है। उसकी भी शादी नहीं हुई है। माता पिता के गुजरने के बाद उसने अपनी बहन की परवरिश की, फिर बहन की शादी करवाई। लेकिन अब जब वो शादी करना चाहता है तो उसकी बहन कहीं भी रिश्ते की बात चलाती है तो कुछ ना कुछ करके रिश्ता तुड़वा देती है, क्योंकि उसकी नज़र भाई की मोटी सैलरी पर है। मधुकर ने भी तय कर लिया है कि अब वह भी बहन की जिम्मेदारी पूरी कर चुका है तो अपनी गृहस्थी बसाएगा, लेकिन बस उसे सही लड़की नहीं मिल रही है। एक दिन उसने बातों ही बातों में उसने तुमसे विवाह करने की इच्छा जाहिर की। उसे एक छोटा सा परिवार चाहिए और वह हमारे साथ इसी घर में रहने के लिए तैयार भी है। शाम को मैं उसे चाय पर बुला लेती हूँ, तुम लोग भी आपस में मिल लो, एक दूसरे को जान समझ लो। सुमन ने धीरे से सहमति में सिर हिला दिया। धीरे धीरे सुमन और मधुकर की बातचीत होने लगी थी। एक मंदिर में उन दोनों की शादी हुई। शादी के बाद मधुकर पूर्णिमा जी के घर में ही आकर रहने लगा था। कभी कभार वह लोग उसके घर पर भी चले जाते थे। इस तरह से पूर्णिमा जी ने अपनी बहू का जीवन भी संवार लिया था और साथ ही अपना बुढ़ापा भी। अब सुमन की जिंदगी में खुशियों की कोई कमी नहीं थी। साल भर के बाद उसने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया तो घर में खुशियों की बहार आ गई थी। सुमन हमेशा सही रास्ते पर चली। उसने परिवार के बारे में सोचा तो आज उसके जीवन में हर एक खुशी थी। उधर जिसने उसे रास्ते पर भीख मांगने का रास्ता दिखाया था, उस देवर के ऑफिस में उस पर ऑफिस का डाटा लीक करने का आरोप लगा और उसे जॉब से निकाल दिया गया। उसे अब कोई भी कंपनी काम देने के लिए तैयार नहीं थी, इसीलिए घर के खर्चे चलाने में बड़ी दिक्कत होने लगी। तब मजबूरन उसकी पत्नी को छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर काम करने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ा। उस शहर में उनकी इतनी बदनामी हुई थी कि उन लोगों को किसी से नजर मिलाने की हिम्मत नहीं होती थी। तो आखिरकार उन लोगों ने वह शहर छोड़ने का फैसला कर लिया। उन लोगों की जिंदगी में इतनी परेशानियां थी कि उनके जीवन में कोई खुशी नहीं रह गई थी। कमल का आत्मविश्वास बिल्कुल टूट चुका था। दूसरे शहर में जाकर सब कुछ नए सिरे से शुरू करना इतना आसान भी नहीं था। वहाँ पर भी उनकी पत्नी ही छोटी मोटी नौकरी करके किसी तरह घर का खर्चा चला रही थी। कमल ने अपनी भाभी को भीख मांगने का ताना दिया था, लेकिन खुद आज वह 1 रुपये भी कमाने के लायक नहीं रह गया था। धीरे धीरे घर पर बैठे बैठे वह डिप्रेशन का शिकार होता गया था
और अब उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। शायद किसी मासूम का दिल दुखाने की वो यही सजा भुगत रहा था। दोस्तों, भाभी माँ से बढ़कर होती है। फिर भाभी ने तो कमल की सेवा की थी। फिर कमल को अपनी भाभी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, उसे घर से नहीं निकालना चाहिए था। आज उसकी सजा उसे मिल चुकी थी। रुपए, पैसे, धन धर्म किसी काम के नहीं होते। रिश्ते हमेशा अहमियत रखते हैं। रिश्तों में कभी भी खटास नहीं लानी चाहिए। माँ भाभी का रिश्ता तो एक ही जैसा होता है। फिर भाभी ने कमल की परवरिश की थी। फिर कमल ने अपनी भाभी के साथ ऐसा क्यों किया? पैसे के लालच में आज ना पैसा रहा, ना भाभी का प्यार। दोस्तों, हमारी इस छोटी सी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।